अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैंने आपको एक फाइल दी थी, उसमें ये पेज निकाली। वो उस पेज को पढ़ना शुरू करता हूं। ये पेज क्या कहता है? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हिसार। अब ये क्या कहते हैं कि एसएचओ परवाला उस अरेस्ट वारंट को लेके गया आश्रम के अंदर और वहां पर इन्हें राजेंद्र भटगांव मिला। उन्होंने बताया गुरुजी बीमार हैं। इन्होंने रिपोर्ट एसपी को करी, एसपी ने डीसी को करी। डीसी ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया कि संत जी वाकई में बीमार हैं या नहीं है, और वो बोर्ड देखने जाएगा गुरुजी को आश्रम के अंदर। आगे इस रिपोर्ट में क्या है? बोर्ड वहां जाता है, गुरुजी को चेक करता है और कहता है कि इन्हें स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की जरूरत है और 72 घंटों को के लिए इन्हें बेड रेस्ट की स्ट्रिक्ट जरूरत है। उससे आगे बोर्ड की टीम क्या कहती है? द मेडिकल बोर्ड आल्सो एग्रीड विद द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गिवन बाय डॉक्टर अनंत राम विद द असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर एल के झा डीएम कार्डियोलॉजिस्ट। जब ये बोर्ड वहां पर पहुंचा, उससे पहले संत जी बीमार थे। उनको कौन देख रहे थे? डॉक्टर अनंत राम और अपोलो हॉस्पिटल के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एल के झा। ये बोर्ड था जो गुरुजी की देखरेख पहले से ही कर रहा था, और ये कहते हैं कि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा था वो बिल्कुल ठीक था। It is also been advised that the accused should be monitoring at a higher center. सरकारी पैनल के डॉक्टर कहते हैं कि उनकी तबीयत को देखकर हम उनको ये सलाह देते हैं कि वो किसी बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। इससे साबित होता है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। Copy of report of medical board is enclosed. In these circumstances, the non-bailable warrant accused Rampal could not be executed. अब एसपी ये रिपोर्ट देता है डीजीपी को, और डीजीपी ये रिपोर्ट लेके पेश होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट क्या कहती है? उन्होंने इस रिपोर्ट को देखा नहीं, वो उल्टा क्वेश्चन करती है डीजीपी से कि आपने किससे पूछ के इस मेडिकल बोर्ड का गठन किया। मैं पूछना चाहूंगा उमदत साहब से, क्या वो कभी बीमार नहीं होती? अमरनाथ यात्रा होती है, लोगों का पहले मेडिकल होता है। अगर आप फिट हैं तो आप अमरनाथ के लिए जा सकते हैं। अगर अनफिट हैं, चाहे आप वहां पर लिख के दे दो कि मैं मर गया तो अपनी मौत का जिम्मेदार, सरकार फिर भी नहीं जाने देती। संत रामपाल जी के साथ ये भेदभाव क्यों? सरकारी बोर्ड, कार्डियोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट, सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो बीमार हैं और बहुत ज्यादा बीमार हैं, लेकिन फिर भी उनको आने के लिए बाध्य किया गया। इसके आगे वाले पेज पर उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट है। रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स हु विजिटेड द साइट सतलोक आश्रम चंडीगढ़ बरवाला हिसार अकम्पेन्ड बाय एसएचओ पीएस बरवाला। इस लाइन पर ध्यान देना मित्रों, अकम्पेन्ड बाय एसएचओ पीएस बरवाला। अब क्या चीज है कि डीएसपी और एसएचओ उस कंपनी को, उस डॉक्टर्स के बोर्ड को आश्रम के अंदर लेके जाते हैं और गुरुजी का चेकअप कराते हैं, लेकिन एसएचओ बरवाला तब भी गुरुजियों को कोई सम्मान, कोई अरेस्ट वारंट कुछ भी नहीं देता है, ना उन्हें मौखिक बताता है इस चीज के लिए। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है आपके हाथ में पेज एफआईआर नंबर 426 की वो कॉपी जिसमें गुरुजी बाइज्जत बरी हुए हैं। उसमें कहीं भी इन्होंने आज तक अरेस्ट वारंट ना तो तामील कराया, ना गुरुजी को इन्होंने कभी बताया कि आपका कोई अरेस्ट वारंट है भी या नहीं है। जबकि एसएचओ बरवाला गुरुजी से हालचाल पूछ के आया, मिल के आया। क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि उनकी हालत ही नहीं थी इस तरीके की। मानवता के नाते एसएचओ बरवाला शर्म से कट गया उस दिन कि संत इतनी बुरी हालत में है और कोर्ट कह रही उन्हें पेश करो। उसके बाद क्या होता है? 8 तारीख को डॉक्टर एल के जाते हैं और उन्होंने उनका चेकअप किया। चेकअप के बाद उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स लिखी और 3 दिन की दवाइयां गुरुजी को दी। और उसके बाद 12 नवंबर 2014 को डॉक्टर एल के दास दोबारा गुरुजी से की जांच करने के लिए आश्रम में आते हैं और उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई? कंटिन्यू द सेम ट्रीटमेंट, पेशेंट सीम टू बी स्लाइटली बेटर देन बिफोर बट स्टिल हाइपरटेंसिव। रिपोर्ट शोज less than normal
हीमोग्लोबिन विद नॉर्मली रेनल लेवल, ये साफ नहीं आगे। आगे उसने एडवाइस क्या करता है, कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट, बेड रेस्ट फॉर 72 आवर्स, मॉनिटरिंग बीपी पल्स एंड हाइपरटेंसिव रिपोर्ट्स, अवॉइड ट्रैवलिंग फॉर 1 वीक। 12 तारीख को डॉक्टर एल.के. झा, कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल, कहता कि 1 वीक के लिए उनकी ट्रैवलिंग बंद है। 12 तारीख से 1 वीक 17, 19 कोर्ट की डेट आई हमारे पास 17 नवंबर। 17 नवंबर को हमारा वकील पेश होकर कहता है कि हम 19 नवंबर को पेश हो जाएंगे। अब इस कहानी में ट्विस्ट आता है, हमारे माननीय आईजी सीआईडी श्री अनिल राव जी, जो इस षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार हैं, उनको जब पता लगा कि गुरुजी 19 तारीख को कोर्ट में पेश होंगे और उनका वकील प्रोड्यूस होने के बाद बोल आया है, जिसके लिए कोर्ट ने तिथि निर्धारित करी थी 20 नवंबर 2014। श्री अनिल राव जी ने 18 नवंबर 2014 को ही आश्रम पर अटैक करवा दिया। 14 तारीख को हमारी बिजली पानी काट दी, कोई भी चीजें ना बाहर जाने दी ना अंदर आने दी, ना खाद्य सामग्री, ना पानी, ना दूध, ना दवाइयां, ना किसी प्रकार की और कोई सुविधा। बिजली नहीं, पानी नहीं, दूध नहीं, कुछ भी नहीं, दवाइयां नहीं। उन मौतों का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ अनिल राव है, जिसने ये चीजें रोकी। आपको महाभारत युद्ध याद होगा, जब अभिमन्यु मरा तो बाद में पूछा गया कि अभिमन्यु की मौत का जिम्मेवार कौन, तो सबने कहा जिन्होंने मारा वो नहीं, जिसने उस अभिमन्यु तक वो सहायता नहीं पहुंचने थी ना, वो जयद्रथ उस मौत का कारण। तो इन मौतों का कारण हरियाणा प्रशासन या पुलिस नहीं, इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आईजी अनिल राव है, जिसने 14 नवंबर 2014 को हमारी आश्रम पानी, बिजलियां और दवाइयां बंद कर दी। उसके बाद इतने आंसू गैस के, एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर बरसा दिए कि जो हमारा आश्रम था पूरा धुएं से लबालब भर गया। किसी को सांस लेने के लिए जगह नहीं। जब बाहर निकल रहे थे, आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा कैसे लट मार रहे थे, अंदर जाए तो दम घुटे, बाहर आए तो पुलिस मारे, करे तो करें क्या। 19 तारीख को जैसे तैसे गुरुजी ठीक हुए, उन्होंने समर्पण किया। समर्पण करने के बाद 429, 430, 426, 27, 28, 29, 30, 43 ये 6 एफआईआर हम प्रकार दी गई। 426 और 27 में हम बरी हो चुके हैं। जो किस विषय पर थी कि एक थी बंधक बनाने के लिए और दूसरी थी सरकारी काम में बाधा डालने के लिए। आगे वाले क्या है, 28 है जो वो है देशद्रोह की। अब मीडिया इस बात पे ध्यान दे कि जिस व्यक्ति ने सरकारी काम में बाधा नहीं डाली वो देशद्रोही कैसे हो गया। भाई इसमें आप भी तो पूरी कर रहे हो उसको और आप भी कह रहे हो कि देशद्रोही है। उसके बाद जो बंधक बनाने वाला केस है, अब हम 429 और 30 पे आते हैं। पुलिस ने क्या स्टोरी बनाई कि भाई आश्रम में लोगों को एक जगह पर बंधक बना रखा था और बाहर से आंसू गैस के गोले छोड़े, उनको भागने की जगह नहीं मिली और वो वहां दम घुट के मर गए। जब हम 426 में बरी हो चुके हैं, जबकि जिसने कह रखा कि इन्होंने किसी को बंधक नहीं बनाया, तो 429-30 का अंतर मतलब क्या, 429-30 काटी गई भाई शिवपाल और सुरेश के नाम से। इनको आज तक यही नहीं पता कि एफआईआर काटी कैसे। बेचारे अपने आश्रितों के मृतकों का शरीर को लेने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, वहां इनको कहा जाता है कि पोस्टमार्टम के बाद आपको डेड बॉडी लेने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी और इनसे खाली पेपरों पे साइन करा के ये एफआईआर काटी गई है। 430 नंबर एफआईआर आप उठाओ, उसमें क्या लिखते हैं ये, इन्होंने लिखा कि भाई हमने किसी को नहीं मारा, ना किसी को पत्थर मारे, ना किसी को लाठियां मारी। ये कैसे घायल हुए इतने लोग कि बाबा रामपाल के समर्थक की छतों पर पत्थर लेके बैठे थे। ये महिलाएं बच्चे आगे मेन गेट पर बैठी हुई थी और ऊपर से उन्होंने पत्थर मारे और इन्हीं के पत्थर इन्हीं के सर पर आगे लगे। तो ये डॉक्यूमेंट्री क्या झूठ बोल रही है, ये कौन मार रहा है। हरियाणा पुलिस कहती है हमें हाथ नहीं लगाया, पत्रकारों को पीटा, सबसे पहले मीडिया को वहां से मार के भगाया गया। किस लिए कि कवरेज ना हो, सच्चाई बाहर ना आई, सच्चाई को छुपाया गया। केस क्या है, 426 बंधक बनाना, 427
सरकारी काम में बाधा, 28 देशद्रोह, 29 हत्या, 30 हत्या और बंधक बनाना, 443 आवश्यकता से ज्यादा खाद्य सामग्री। और हम पर क्या प्रोपेगेंडा फैलाया गया मीडिया के अंदर, आश्रम के अंदर से कॉन्डोम मिले, ये प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ। दूध से नहाता था रामपाल, कहाँ है ये एफआईआर? एक भी दिखाओ हमारे को, कहाँ है ये एफआईआर? ये मीडिया को प्रोपेगेंडा इसीलिए फैलाया गया ताकि इसको सच्चाई से दूर रखा जाए। सच्चाई से दूर रखकर पीछे 6 हत्याएं कराएगी, जिसका सीधा सीधा जिम्मेवार अनिल राव है। ये हमसे दुश्मनी क्यों करे बैठे, मैं आपको बताता हूं। सन 2008-9 में अनिल राव जी रोहतक एसपी थे। संत रामपाल जी की तारीख पर भगत आते थे, ज्ञान को पुलिस से पिटवाता था, स्वयं भी डंडा लेकर भीड़ के पास आ जाता था, स्वयं भी मारता था, लेडीज के साथ हाथापाई करता था, बहनों की छाती पर हाथ मारकर धक्के मारता था। इसके खिलाफ एक भगतमती गीता कलोई ने अभद्र व्यवहार व छेड़खानी की दरखास्त डीजीपी हरियाणा व सीएम को दी, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद इस पर इस्तीफा डाला गया, हमने इसको सुप्रीम कोर्ट तक खिंचाया जी पिछले दिनों। उसके बाद इसने अपने प्रभाव से वो खारिज करवा दी। सन 2009 में सतलोक आश्रम करोथा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने टाइम बोर्ड करके लौटाया था। 2009 में ये मास्टर जी एसपी थे यहाँ पर। हम सतलोक आश्रम करोथा का केस जीते, हम इसके पास आश्रम लेने के लिए जाते कि जी हमारा आश्रम हमें हैंडओवर कर दिया जाए, क्योंकि ये पावर एसपी की होती है। ये बोला मैं कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भेज दूंगा, लेकिन आश्रम नहीं लौटाऊंगा। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उन्होंने इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाला, जो आज भी विचाराधीन है। वो केस आज भी अनिल राव के ऊपर चल रहा है। इसी प्रतिशोध यज्ञ को लेकर इस अनिल राव ने, आईजी ने 18 तारीख को वो डेट जब गुरुजी पेश होने वाले थे, उससे पहले ही हम पर हमला करवा दिया और बात का पतंगड़ बना दिया। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बना दिए। ये सब इसी अधिकारी की प्रतिशोध अग्नि का फल है। लगभग 30 मुकदमे बनवा दिए, 2 यानी 300 या हत्या के जो पुलिस कार्रवाई में हमारे न्यायी भाई बहन मरे, वे हमारे गुरुजी रामपाल बहन ने भक्तों पर बना दिए। देशद्रोह का मुकदमा पर बना दिया। संत रामपाल जी महाराज पर 8 मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, जिनमें से 4 में बरी हो चुके हैं, जो झूठे मुकदमों की मुंह बोलती तस्वीर है। मुख्यमंत्री हरियाणा, अब सिक्के का दूसरा पहलू आता है सरकार। मुख्यमंत्री हरियाणा को सब पता है, हमारी 3 मीटिंग हो चुकी है उसके साथ। हमने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया, जी ऐसे ऐसे बात है। हमें कहता है कि मेरे को पता है तुम्हारे साथ अन्याय हो रखा है और तुम्हारे सारे मुकदमे वापिस होने चाहिए। बोला हम आपके धीरे धीरे सारे मुकदमे हटा लेंगे, आप अनिल राव जी से संपर्क करो। हमें उस अनिल राव के पास ही भेज देते हैं और अनिल राव इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता। जब कंप्लेनर कह रहे हैं हमने कंप्लेंट नहीं करी, कंप्लेनर कोर्ट में गवाही दे रहे हैं कि भाई इनका कोई रोल नहीं है, कंप्लेनर एफिडेविट दे रहे हैं इस चीज का, हरियाणा हाई कोर्ट में भी दिया, लोअर कोर्ट में भी दिया। और क्या चाहती है सरकार हमसे? क्यों झूठे मुकदमों में कब तक ये न्याय के आस के लिए भटकते रहेंगे? दोषियों पर तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा हम पर, हमारे भाई मर गए, हम ही पर मुकदमे, हम ही ट्रायल पेश कर रहे हैं। कैसा न्याय है ये? तीसरी चीज आती है जज हमारे अजय पाराशर जी हैं, जिनके अंडर ये मामला विचाराधीन है। जज साहब कहते हैं मेरे ऊपर सरकार का बहुत ज्यादा प्रेशर है, इस मामले में मैं बहुत जल्दी सुनवाई करके फैसला दूंगा। हमारी गवाहियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन डिफेंस विटनेस डीडब्ल्यू की जो 120 गवाह हमने दिए हैं कोर्ट में, उनकी गवाहियां रहती हैं। माननीय जज अजय पाराशर जी कहते हैं कि मैं 1 दिन का समय दूंगा, 1 दिन में 120 गवाहियां करवा लो। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इतनी जल्दबाजी में क्यों है अजय पाराशर? हमें कहता है कि अगर मैं सजा कर दूं तो आपके पास ऊपर के ऑप्शन बहुत हैं। वो किस भी आप पे हमें सजा देने की कोशिश कर रहा है, वो किस दबाव में है, ये पूछा जाए उस अजय पाराशर से और इस घिनौनी सरकार से कि वो क्या चाहती है संत रामपाल जी के साथ। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, हमारे 12 लाख वोटर हैं हरियाणा के अंदर और इसके साथ साथ कुछ रिश्तेदार भी हैं हमारे। 36 लाख वोट रोक देंगे हम इस सरकार की। त्रिकोणीय मुकाबला होना है इस विधानसभा में और इनकी कमर तोड़ देंगे हम बिल्कुल। इस सरकार को ले आएंगे।
झूठे केस बना दिए। ये है क्या इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान? उस पीछे तस्वीरों की तरफ देखो, बहन बेटियों के सिर फाड़ना। कौन ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा का? परिणीति चोपड़ा, जो नंगपन परोसती है, या वो बाबा रामदेव जो कि हरियाणा में भटक के नहीं देखता, जिसको पंचकुला लाखों एकड़ जमीन उन्होंने कौड़ियों के भाव में मुफ्त दे दी। क्या करते हैं वो हरियाणा के लिए? ब्रांड एम्बेसडर संत रामपाल जी महाराज, जिसका आपने ये देखा जब हमारा भंडारा हो रहा था, दहेज रहित शादियां, 1 करोड़ परिवार बसा दिए जो कभी नशे में डूबे हुए थे। ये होते हैं ब्रांड एम्बेसडर। ये नहीं कि फिल्मों में काम करने वाले, युवकों को धंधा बना के पैसे कमाने वाले, ये होते हैं ब्रांड एम्बेसडर। सरकार की नीयत खराब हमारे केसों को लेकर। और आखिरी चेतावनी है, या तो सुधर जाओ वरना अब की बार इनकी खाट खड़ी कर देंगे हम। ये सिंह जी, पूरे मामले में जो बरवाला प्रकरण है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बरवाला प्रकरण जो हुआ नवंबर 2014 में, वो पूरी तरह से बर्बरतापूर्वक किया गया। सीधे सीधे अपने न्याय के लिए, सीबीआई जांच की मांग के लिए भक्त थे वहाँ। और उस समय संत रामपाल दास जी बीमार थे। ये बात को डीसी हिसार के 3 डॉक्टरों के पैनल डॉक्टर जो डिप्यूट किए गए थे, उन्होंने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि 19/11/14 तक संत रामपाल जी को बाहर आने जाने से मना दी थी। उसके बाद भी सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत 18 नवंबर को ही पूरी तरह से सतलोक आश्रम को ढा दिया। जो उसमें लोग थे, जो सत्संग सुनने आए हुए थे, भक्त थे, फॉलोअर थे, उनको आंसू गैस के गोलों से, जिसमें से एक 429/14 की झूठी FIR करके मारा भी उन्होंने भी, और उसको भी हम पे ही लगा दिया, मतलब उस पर फॉलोअर से लगा दिया, रामपाल जी पे लगा दिया। इस तरह से ये पूरी बर्बरतापूर्वक किया गया। झूठे केस लादे गए आप सबके सामने। उसके बाद भी हमें अदालत पर विश्वास था कि पुलिस ने हमारे साथ गलत किया। IG राव, जो उस समय जब करौथा आश्रम का घटना हुई थी 2006 में, तब वो SP थे वहां, उस समय वो घटना अंजाम दिया गया। आश्रम को हैंडओवर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अनिल राव जी ने हैंडओवर नहीं किया, पजेशन नहीं दिया। और वो 2018 में IG हिसार थे, जिनके जुडिक्शन में जाता था। फिर वही हमें रिपीट किया गया, हमारे साथ वही पुनरावृत्ति की गई, और वो सब पूरी तरह से नरसंहार हुआ। जलियांवाला कांड भी ये देख के शर्मिंदा हो गया, आप सब ने देखा। उसके बाद हमें दूसरा भरोसा था, क्योंकि संत रामपाल जी कबीर जी के अनुयायी हैं, उनके सिद्धांतों पर चलते हैं। अदालत पर हमें पूर्ण विश्वास रहा, ये न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, न्यायपालिका निष्पक्ष है। लेकिन अब जब ट्रायल चल रहे हैं, तो जो कंप्लेनेंट है, शिकायतकर्ता, जब वो कहते हैं कि पुलिस ने हमसे ब्लैंक पेपर पर साइन करा लिए, सादे पेपरों पर साइन करा लिए, हमारी पत्नी को सील तक करके नहीं दिया गया पोस्टमार्टम के बाद, आंसू गैस के गोलों से हमें बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दिया, लाठी मार मार कर पार कर दिया था, जब वो इस बात को कोर्ट में कहते हैं, उनके रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। कंप्लेनेंट की कोई बात कोर्ट में भी रिकॉर्ड नहीं ली जाती है। उसके बाद जब डिफेंस की तरफ से डिफेंस गवाह पेश किए जाते हैं, गवाहों की लिस्ट दी जाती है, 40 गवाहों की जब लिस्ट दी गई, तो इस पर कोर्ट को परेशानी हो गई कि जब 40,000 पुलिस वाले सतलोक आश्रम के लिए लगाए जा सकते हैं विध्वंस करने के लिए, तो गवाह भी 40 अगर डिफेंस में देना चाह रहे हैं, तो उनको मानना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए, उन्हें कोर्ट से सम्मान देना चाहिए, ऐसा CRPC हमारी कहती है। लेकिन उसमें भी काट छाट कर दी जाती है, ये नहीं बुलाए जाएंगे, ये नहीं बुलाएंगे। जब डिफेंस की बात को भी कोर्ट नहीं लेगी, जो CD यहां हम आपको दी गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस CD को भी कोर्ट नहीं ले रही है। जो लोग उस समय यहां इन्वॉल्व किए गए, कि ये लोग तो यहां थे बरवाला में, उनमें से आधे लोग जंतर मंतर पर अपनी जांच के लिए CBI केस की जांच करें, इस बात के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम CCTV फुटेज जंतर मंतर की दिल्ली पुलिस से मंगवा के हमने दी कि आप देखिए, ये लोग जो यहाँ मुलजिम बनाए गए, आप कह रहे हैं 18/11/14 को यहाँ थे बरवाला। अच्छा, आपने इस पूरे मामले में राजनीतिक षड्यंत्र की भी बात? जी, राजनीतिक षड्यंत्र इसलिए क्योंकि अगर कहीं एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है तो मुख्यमंत्री महोदय जाते हैं, ऐसा हमारा, क्योंकि उनका राज्य है, राज्य के पालक हैं, जनता उन पर विश्वास करती है। क्या सतलोक आश्रम पर कभी मुख्यमंत्री जी ने विजिट करने का सोचा कि इतने लोग मरे, इतने मारे गए, क्या हुआ हम देखें? क्या उनका कोई मंत्री गया? आज बहुत से ऐसे मुद्दे आप हरियाणा में देख रहे हैं। इसी तरह के मंत्री जेल में भी उनसे मिलने जाते हैं, मंत्री जेल में उनसे जाते हैं, वो मंत्रियों से मिलने आते हैं, ये सब चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये राजनीतिक षड्यंत्र पूरी तरह से। ठीक है।